स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग इस क्लास में डिटर्मिनांट मतलब सारणिक का पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में आपको हम डिटर्मिनांट से आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन भी कराएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, इसलिए पूरे क्लास में बने रहिएगा। एक भी सेकेंड अगर आप मिस करते हैं तो आपको दिक्कत होगी। और फिर अंत में आपको इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी बताएंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए सबसे पहले डिटर्मिनांट क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से हम पढ़ाएंगे, दोनों मीडियम में पढ़ाएंगे, इसलिए पूरे धैर्य के साथ बन जाइएगा, काफ़ी आपको बेनिफिट होगी। देखिए डिटर्मिनांट को कैसे डिफाइन करते हैं, लिखते हैं डिटर्मिनेंट is a number. Determinant is a number that can be calculated या obtained भी लिख सकते हैं, calculated from a स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब देखिए सारणिक क्या होता है, सारणिक एक संख्या होता है जिसे अपने भाषा में लिख दे रहे हैं, जिसे एक वर्ग आव्यूह से प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? सारणिक एक संख्या होता है जिसे एक वर्ग आव्यूह से प्राप्त किया जा सकता है। तो डेफिनेशन से ही मालूम चल गया कि जब भी डिटर्मिनांट की बात होगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह आएगा ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि डिटर्मिनांट, और DET लिख दे रहे हैं, मतलब क्या समझिएगा, डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, इस प्रकार से पढ़े ना आप लोग, दो को डंडा डाल देंगे, उसमें क्या करेंगे, दो डंडा के बीच में इसको रख देंगे, मतलब मॉड टाइप का पढ़े ना, मॉड टाइप का काम करेंगे, लेकिन मॉड नहीं है, ये मॉडुलस नहीं है। इस तरह लिखते हैं, या DET लिखते हैं, DETA, या डेल्टा से भी नोट किया जाता है। मतलब एक डिटर्मिनांट को ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं, या सिंपल डिटर्मिनांट को हम लोग डेल्टा से भी नोट कर सकते हैं। इसका हिंदी हुआ कि वर्ग आव्यूह ए के सारणिक को, पूरा अच्छा से देखते चलिए, सारणिक को डिटर्मिनांट पढ़ेंगे, इसको डिटर्मिनांट ए या DETA से सूचित किया जाता है। क्लियर हो गया? अब समझिए इस बात को कि इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे। यहाँ देखिए, अगर a इज इक्वल टू दिया गया है, सिंपल तरीका देखिए, A11, A12, A13, हम 3/3 लेकर चलते हैं, A21, A22, A23 है ना, और यहाँ देखिए A31, A32, A33। अच्छा सुनिए, क्या हो गया, एक वर्ग आव्यूह हो गया, इसमें कितना, एक, एक दो और एक तीन, तीन गो रो है, मतलब तीन गो पंक्ति है, और एक दो तीन,
3 गो क्या है, स्तंभ है, मतलब 3 गो क्या है, कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/3 हो गया। तो देखिए इसलिए अगर हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग। कैसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में ये है। तो इसमें देखिए इसका ऑर्डर कितना है, सुन लीजिए यही बात को बढ़िया से, हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम लॉस हो। इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो गया 3/3। तो मैट्रिक्स में m/n के रूप में लिखते हैं ना हम लोग, तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो गया, तो डिटर्मिनेंट ए का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर हो गया आपका सिर्फ क्या, तो लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा के, यहाँ देखिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा सिर्फ 3। मतलब ये क्या है, ये इसको बोलेंगे हम लोग कि ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। समझिए यह 3 कोटि वाला डिटर्मिनेंट है, 3 कोटि वाला सारणिक है। मतलब इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 है। चलिए तो अब थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि देखिए क्या है, क्या बताया आपको हमने कि डिटर्मिनेंट, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक क्या बोलते हैं, नंबर होता है, संख्या होता है। सारणिक क्या होता है, सारणिक संख्या होता है जिसे एक वर्ग आव्यूह से प्राप्त किया जा सकता है। जिसे कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, एक वर्ग आव्यूह से। इसके अनेक परिभाषा हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जीरो लेवल से पढ़ाइएगा। समझिए कि हम लोग को मैथ नहीं आता, इसलिए जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई, इस तरह से मॉड वाला सिस्टम से, या नहीं होता है डिटर्मिनेंट ए, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या सिंपली डेल्टा भी लिख सकते हैं। इसका हिंदी हुआ कि वर्ग आव्यूह ए के सारणिक को डिटर्मिनेंट ए इस तरह से या DTA से सूचित किया जाता है। यहाँ डेल्टा नहीं लिखें, कोई बात नहीं है। अगला कंडीशन कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह दिया गया है 3/3 ऑर्डर का, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे लिख देंगे, है ना। हम n/n ऑर्डर का लेकर भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए बस। तो इसमें क्या है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, बट डिटर्मिनेंट के लिए सिर्फ कहेंगे कि ये 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। क्या बोलेंगे, ये 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। बात समझ गए ना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पर, और अगले कंसेप्ट को अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, बहुत बढ़िया से। तो थोड़ा सा भी आप इधर उधर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, और आपका कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लेते हैं अगला यहाँ पे कंसेप्ट कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। पहले कंसेप्ट बन जाएगा डिटर्मिनेंट, सारणिक का मान पहले कंसेप्ट बन जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। सारणिक का मान हम लोग यहाँ पे जानेंगे, वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट, राइट। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग कंसेप्ट को समझते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें अलग अलग पढ़ेंगे, हम लिखेंगे पहले वैल्यू ऑफ क्या, डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। ऐसे डिटर्मिनेंट की बात करने जा रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो। अब देखिए हर चीज़ का हिंदी मत पूछिए, कह रहे हैं कि एक कोटि वाले डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे बारीकी समझिएगा, बहुत नई चीज़ें सीखने को आपको मिलेगी लास्ट तक। a बराबर दिया गया है A11, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है।
1/1 का हो गया। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे हम लोग और सेम टू सेम बाहर निकाल देंगे। चलिए ये हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है पहला एग्जाम्पल, अगर ए बराबर दिया गया है 5 मैट्रिक्स के रूप में, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 5 का डिटर्मिनेंट बराबर 5। चलिए दूसरा देखिए, ए बराबर दिया गया है -3 मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए बराबर -3 का डिटर्मिनेंट और -3 होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर हम लोग कहते हैं मॉड की बात करते हैं, मॉडुलस की बात करते हैं, मापांक की बात करते हैं, तो मापांक की जब चर्चा करेंगे हम लोग, तो मापांक की चर्चा करने में क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3 का मॉडुलस जो होता है वो 3 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट की बातें हो रही है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की बातें हो रही हैं, तो इस केस में आराम से आप -3 लिख देंगे, जो रहेगा अंदर वो बाहर आ जाएगा। चलिए तो एक बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा बात समझते हैं हम लोग। अब लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। 5 मिनट के क्लास में बच्चे चाहते हैं कि सर सारा चीज़ आ जाए। वो बात है कि वो चाहते हैं कि ऐसा चीज़ बताइए जो एग्जाम में आ जाए। देखिए ये तो भगवान हम भी नहीं है और कोई नहीं है, पता नहीं है, किसी को पता नहीं, और ऐसा मेंटलिटी लेके चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। वक्त है आपके पास तराशने का, खुद को तराशने का। अभी आपको हम जितना ढंग से पढ़ा दे रहे हैं उतना ही आपके लिए काफ़ी रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करें बढ़िया से। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर दूसरी बात क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव की जो बात है ना, ऑब्जेक्टिव जाके देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसका पूरा का पूरा सीरीज आपको दिए हैं, ठीक है ना। आर.के. सिंह मोतिहारी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, तो मेरा फोटो आएगा, फोटो पे टच करेंगे तो आपको पहले ही लगा दिए हैं ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट है, उसमें 10 को क्लास है, 10 क्लास देख लेते हैं तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, कहीं से नहीं छूटेगा। या आप हमारे नंबर पे, कौन से नंबर, वही नंबर जो स्टार्टिंग आपको दिया गया है, तो उस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी ऑब्जेक्टिव का लिंक ले सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, कंसेप्ट हो जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसी में से आएगा ना। चलिए तो वैल्यू ऑफ और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, 2 कोटि वाले, इसका हिंदी क्या हुआ, हिंदी सुनिए, 2 कोटि वाले सारणिक का मान। चलिए क्या होगा, यहाँ देखते हैं क्या होगा। सिंपल तरीके से इसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए कह रहे हैं कि इफ माने यदि ए बराबर A11 A12 है ना, A21 A22 ये दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर A11 A12 A21 A22 ऐसे लिख देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा उसके बाद, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इससे इसमें गुना करते हैं, तो A11 इंटू A22 माइनस इससे करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा A21 गुने A12, ये हो जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल से और अच्छा से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कंसेप्ट की वास्तव में हो क्या रहा है, क्लियर। क्योंकि ऐसे ही ऊपर से देखने में अच्छा लगता है कोई चीज़, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा क्या लॉजिक है उसमें। चलिए एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं हम लोग। पहला एग्जाम्पल है, कह रहा है कि यहाँ मान बताइए क्या दिया गया, 1 2 3 4, इसका मान बताना है। क्या हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 4 से इसमें गुना कर देंगे तो 4 एकम 4, 3 दूना 6, कितना आ गया, -2 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा दिया गया है यहाँ पे क्या, 6 -3 7 -2, इसका बताना है आपको। देखिए क्या हो जाएगा, -2 इंटू 6 -12 -7 त्रिका 21 -21, तो ये कितना होगा, -12 प्लस 21 कितना हो गया, हो जाएगा 21 घटाओ 12 9 आ जाएगा, और यही 9 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं।
बशर्ते देखिए यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन नहीं कराएंगे, आपसे बहुत क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए आगे क्या है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है क्या है कि cos 30 है ना। उसके बाद दिया गया है sin 30, बहुत सारे प्रश्न इस पे है। उसके बाद दिया गया है sin 60। एक बार बने रहिए, पूरे क्लास को कर लीजिए, इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। cos 60 है ना, ये दे दिया गया है। चलिए यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे क्या इसका मान बताना है। इसका मान बताना तो क्या हो जाएगा, चलिए इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos, देखिए बड़े एंगल वाले को पहले लिखा जाता है, तो cos 60 cos 30 माइनस इससे कीजिए इसमें, तो क्या होगा sin 60 sin 30। और एक प्यारा सा फार्मूला होता है क्या, cos a प्लस b बराबर क्या होता है, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, यही होता है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, और देखिए क्या करना है, a का मान 60 हो गया, b का मान 30 हो गया, माइनस है तो प्लस करना है, माइनस है तो क्या करना है, प्लस करना है। तो 60 प्लस 30 cos कितना हो गया, cos कितना 90 हो गया, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके लिए हम लिए हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। कह रहा है फाइंड x, x का क्या हुआ हिंदी, x का मान निकालें। ये नहीं हिंदी हुआ, x का मान निकालें। चलिए फाइंड x, x का मान निकालें। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कि दे रहा है क्वेश्चन में क्या कि 3x 7 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 8 7 6 4। आपसे एक और बात कहना चाहते हैं कि जो लोग मैट्रिक्स का पूरा क्लास नहीं देखे हैं वो लोग मैट्रिक्स का क्लास भी देख लेंगे, क्योंकि उसमें पूरा कंसेप्ट कवर किए हैं हम, और उसका ही नतीजा है कि आज डिटर्मिनेंट चल रहा है। तो डिटर्मिनेंट क्या है, मैट्रिक्स के बेस पर चलता है, तो उसको अच्छा से देख लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हड़ा कर देखिएगा तो गड़बड़ा जाएगा काम, अच्छा से देखने पर क्या होगा, बेनिफिट होगा। यहाँ देखिए इसमें ये दिया है कंडीशन। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि गलती करते हैं ऐसे, 3x बराबर 8, आराम से 8 जो है 3x के साथ बराबर कर लेते हैं, बट ऐसा करना गलती हो जाता है। देखिए कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, लिखिएगा सोल्यूशन, लिखेंगे 3x 7 माइनस 2 4, ये हो गया इज इक्वल टू 8 7 सॉरी यहाँ पे 6 है तो 6 4, यही होता है ना। चलिए अब यहाँ से क्या है ना कि दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगला स्टेप, इसको इधर सोल्व करेंगे, इसको इधर सोल्व करेंगे। 4 तिरका 12x माइनस कितना होगा, 7 दूना 14 माइनस 14 बराबर 8 चौका 32 माइनस 7 छक 42, हो गया ना। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस 14 बराबर माइनस 10, क्लियर। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया 12x, और देखिए लिखने का तरीका सही होना चाहिए, जाके क्या हो जाएगा माइनस 10 माइनस 14 कितना होगा, माइनस 24 हो जाएगा। तो या x बराबर क्या होगा, तो माइनस 24 बट्टा 12 कट जाएगा ना, कितना आएगा, यह आ जाएगा आपको -2। कितना आ गया, x का मान आ गया -2। यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन से आप मत भागिएगा, अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं अगले कंसेप्ट को अगले क्वेश्चन के साथ में। चलिए यहाँ पे आते हैं, समझते हैं बात को एक। यहाँ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा 2 नंबर में कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4
ये दे देगा आपसे, कहेगा देन तब प्रूव डैट, साबित करें कि, देन प्रूव डैट, क्या प्रूव करना है, तो 3a का डिटर्मिनांट जो है वो 9 डिटर्मिनांट a के बराबर है। इस चीज़ को आप प्रूव कीजिए, साबित कीजिए। देखिए कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, समझेंगे बात को बढ़िया से। करें कि a बराबर दिया गया है, एक मैट्रिक्स है, तो ये चीज़ हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है क्या, 3a का डिटर्मिनांट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 का डिटर्मिनांट क्या है, 3 का डिटर्मिनांट 9 डिटर्मिनांट के बराबर होगा। इसको प्रूव करके बताना है। देखिए यहाँ पे कैसे प्रूव किया जाएगा, अच्छा है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए a इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, क्लियर। इसलिए डिटर्मिनांट ऑफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, है ना। ये 4 एकम 4, 3 दूना 6, कितना आ गया, -2 हो गया। इतना काम कर लेंगे, फिर देखेंगे नाउ मैंने अब 3a का मान बताइए, 3 और a का मान कितना है, 1 2 3 4, ऐसे। चलिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, है ना। इतना आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसलिए डिटर्मिनांट ऑफ 3a इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से समझिए, कितना बढ़िया से इसको सोल्व करें। देखिए बढ़िया से क्या होगा, तो 3 6 9 12, ऐसे कर लेंगे। चलिए क्या हो जाएगा, तो देखिए 12 त्रिका 36, 2 है, 12 त्रिका 36 माइनस 9 छक 54, घटाने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको -18। और -18 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, या क्या आ गया आपको, 3a का डिटर्मिनांट क्या आ गया, -18 आ गया। इसे लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज़, 9 गुने -2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमको -2 से देखिए 6 गुने 3 भी कर सकते हैं ना, 6 इंटू -3 भी कर सकते हैं ना, लेकिन हमको दिख रहा है क्या कि इस -2 के साथ कोई संबंध जोड़िए, तो दिखाई दिया क्या, कितना कर सकते हैं हम लोग, 9। इसके जगह पे क्या फ़ायदा होगा कि इसके जगह पे डिटर्मिनांट ऑफ जो a है वो आ जाएगा, डिटर्मिनांट ऑफ a। तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर 3a का डिटर्मिनांट जो है किसके बराबर होगा, 9 डिटर्मिनांट ऑफ a। और ये क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत, सत्यापित हो गया। ऐसे आप आराम से बना सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट समझाया जाता है आपको। शॉर्टकट ट्रिक देखिए क्या है, जैसे देखिए a बराबर दिया गया है क्या, 1 2 3 4, ऑप्शन कैसे पूछेगा, कह देगा देन क्या, तो 3a का डिटर्मिनांट कितना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग शॉर्टकट के लिए, कि हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑर्डर मेंशन करते हैं। ऑर्डर कितना है, 2/2 है। चलिए काम बन गया। अब लिखिएगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव आंसर क्या होगा, इसका देखिए आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, लिखिएगा आराम से, यहाँ पे जो 3 बाहर है 3 लिख दीजिएगा यहाँ पे। ऑर्डर 2/2 है, 2 कर देंगे पावर यहाँ पे, डिटर्मिनांट ऑफ ए, मतलब फिर समझिए, डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख देना है यहाँ पे, डिटर्मिनांट ए लिख देना है, इस इनको बाहर निकाल देना है, और जो यहाँ 2 है सिर्फ 2 का पावर कर देना है, 4 रहेगा 4 को पावर में कर देना है, 5 रहेगा 5 को पावर में कर देना है। तो क्या आ गया, 9 डिटर्मिनांट ऑफ ए। यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछता कि 2 डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, डिटर्मिनांट ऑफ ए लिख देंगे, 2 बाहर कर देंगे, यहाँ 2 है 2 पावर में कर देंगे, 4 डिटर्मिनांट ऑफ ए, है कि नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में बात आ गई होगी। चलिए अब बात जब आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और अगले बात को। कंसेप्ट एक बार बन जाएगा, पूरा दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको हिला सके, बहुत बढ़िया से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ आते हैं अगले कंसेप्ट पर, लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनांट
ऑफ ऑर्डर 3, 3 कोटि वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आप समझिए। यहाँ पे देखिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, सिंपल तरीका से समझिए कि इसका देखिए यहाँ पे पहले लिखते हैं साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। समझ जाइए, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, माइनर को फैक्टर क्या होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे। बस तो समझिए यहाँ पे बढ़िया से कि वास्तव में सब फंडा है क्या। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3/3 के लिए लेके चलिएगा, क्लियर। वैसे ही n2/2 के लिए क्या होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसे लेके चलते हैं हम लोग, क्लियर। अब सब क्या है समझिए बढ़िया से। यहाँ पे एग्जाम्पल से मान लीजिए यहाँ पे इवेल्युएट करना है हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बढ़िया सीख लीजिए, बहुत काम देगा। इसका मान बताना है। कर देखिए, कहने का मतलब क्या है कि ये आपका कौन सा रो है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। आप किसी एक को चुन सकते हैं। जैसे मान के चलिए ज़्यादातर फर्स्ट मतलब कि रो ही क्या होता है, चुना जाता है। तो फर्स्ट को लेके चल रहे हैं, तो 1 के पास गया, 1 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिलीट हो गया और डिलीट हो गया। अब चारों कौन कौन बच रहा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, चारों कौन कौन बच रहा है। तो जैसे डिलीट किया 5 6 लिखेंगे, 5 6, उसके बाद 8 9। क्या था, प्लस, मतलब चिन्ह क्या हो जाएगा, मन में मन रखिएगा, प्लस माइनस प्लस। हम बिल्कुल ऐसे सिखा रहे हैं जैसे समझिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, -2 है, 2 लिखेंगे। डिलीट कर दिया पूरा लाइन। डिलीट का मतलब क्या होता है, डिलीट का हिंदी होता है मिटा देना। समझिए कि मिट गया, मिट गया। 4 6 7 9, उसके बाद +3, डिलीट और डिलीट, 4 5 7 8, 4 5 7 8, ये हो गया। आगे बढ़िए, 9 बचे 45, 8 छक 48, 2 9 चौका 36, 7 छक 42 +3 करते हैं, 8 चौका 32, 7 बचे 35, क्लियर। चलिए, ये तो सिखा दिए ना हम इसके पहले, इसलिए तेजी में कर दिए हैं। 9 बचे 45, 8 छक 48, -2 रहेगा, 9 चौका 36, 7 छक 42, +3, 8 चौका 32, 7 बचे 35, क्लियर। देखिए ये दे देगा आपको -3 -2, ये कितना होगा, -6 होगा, +3, ये कितना होगा, तो -3 होगा। अब सुनिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 गुणा करने पर क्या मिलेगा, +12, ये क्या हो जाएगा, -9, तो ये हो जाएगा -12 + 12, कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो आई होप आपको इवेल्युएट करने आ गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, 3 4 7 2 1 2 3 1 7। इसका मान आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका मान क्या आता है। अगर देख रहे हैं पूरे क्लास को बढ़िया से, इसका मान बताएंगे क्या आएगा, क्लियर। चलिए आगे हम लोग कुछ बढ़ते हैं बढ़िया से और बात को अच्छा से समझते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्लियर। चलिए यहाँ से हम लोग अब देखते हैं प्यारा सा कंसेप्ट, माइनर एंड क्या है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। माइनर एंड कोफैक्टर, हिंदी में लिखा रहे हैं कोफैक्टर्स, है ना। क्या है यहाँ पे, उपसारणिक एवं सहखंड, उपसारणिक एवं सहखंड। चलिए बड़े प्यार से समझेंगे यहाँ पे, देखिए टू द पॉइंट समझिए क्या है बात। देखिए AIJ क्या है,
एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट है, अवयव है। टू द पॉइंट समझाते हैं, एलिमेंट है, अवयव है, ठीक है ना, सदस्य है, बोलते हैं ना इसको हम लोग। अब सुनिए यहाँ पे, इसके, है ना, कोफैक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? AIJ से या CIJ से। क्लियर? इसके क्या बोलते हैं? माइनर को, किसको? माइनर को कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? तो MIJ से। कैसे? MIJ से डिनोट करते हैं। तो कोफैक्टर कैसे डिनोट होगा? AIJ या CIJ से। माइनर कैसे होगा? MIJ से। अब कैसे निकालते हैं इसको समझिए बढ़िया से एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ देखिए, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ, देखिए डिटर्मिनेंट क्या दिया गया है, कह रहे क्या? फाइंड द, निकालें, फाइंड द माइनर्स मतलब कि क्या? उपसारणिक निकालें, एंड कोफैक्टर, सहखंड भी निकालें। देखिए कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 दिया गया है। डिटर्मिनेंट का ही निकलेगा, किसी भी एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख कर ही हम लोग उसका कोफैक्टर और माइनर निकालते हैं। क्लियर? यहाँ पे ध्यान दीजिए बढ़िया से, कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए सॉल्यूशन का फंडा क्या है समझिए बढ़िया से, कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 2 3 4 दिया गया है ना, इसलिए M11 का मतलब क्या हुआ? M11 का मतलब हुआ कि आप A11 के पास जा रहे हैं, उसका माइनर निकालने की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या होगा, यहाँ पे 1 के पास गए, डिलीट कर देते हैं। तो सीखिए बढ़िया से, डिलीट कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं, क्या मिलता है? 4 को लिख देते हैं यहाँ पे। फिर लिखिए यहाँ पे M12, किसके पास गए हैं हम? 2 के पास गए, डिलीट कर दिया और डिलीट कर दिया, क्या बच गया? 3 बच गया, 3 लिख देंगे। M21, इसके पास गए हैं, सेकेंड रो में, फर्स्ट कॉलम में, डिलीट कर दिया लाइन या डिलीट कर दिया, क्या बच गया? 2 बच गया, 2 लिख देंगे। समझ पा रहे हैं? अब आ गए हम M22 के पास, इसके पास मतलब कि क्या? सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, 4 के पास आए हैं, डिलीट कीजिए, डिलीट कर दिया हमने, इस लाइन को डिलीट कर दिया, 1 बच गया, 1 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया आपका? ये आपका निकल गया, क्या निकल गया? माइनर। क्लियर? अब सुनिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। माइनर निकल गया, ये क्या था आपका? ये था आपका माइनर्स, मतलब उपसारणिक निकल गया। अब आते हैं कोफैक्टर्स पर। कोफैक्टर्स, अब एक बात समझिए यहाँ पे, माइनर और कोफैक्टर में एक रिलेशन होता है कि CIJ इक्वल टू -1 के पावर I प्लस J MIJ। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि CIJ और MIJ में क्या रिलेशन है। ये रिलेशन होता है, इस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बात समझ गए ना? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप निकाल रहे हैं, देखिए ज़्यादातर आप AIJ का यूज कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। A11 आप इसके पास गए, डिलीट कर दिए, क्या बच गया? 4 बच गया। क्लियर? अब आते हैं A12 के पास, बिल्कुल माइनर की तरह निकलता है लेकिन थोड़ा चेंजिंग करते हैं। A12, देखिए A12 के पास गए, इसके पास गए हैं, डिलीट कर दिया, क्या बच गया? 3 बच गया, 3 बच गया। अब क्या है ना कि इस 1 2 को जोड़ते हैं, 1 + 2 क्या मिल गया? 3 मिल गया। और 3 क्या है? ऑड है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या जैसे आएगी इसका चिन्ह बदल देंगे। ऑड आएगा तो चिन्ह बदलेंगे, अगर इवन आता क्या कर देंगे? ऑड आएगा तो माइनस लगा देंगे, और इवन रहता तो क्या करते हैं हम लोग? प्लस का प्लस रहने देते हैं, नो चेंज लिख देते, क्या? NC, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। समझ गए ना? चलिए A21 पे आते हैं, इसके पास आ गए, डिलीट कर दिया, क्या मिला? 2 मिला। अब क्या कीजिए, आप आराम से इसको जोड़िए। जोड़ने पर क्या मिल रहा है? जोड़ने पर देखिए 2 1 3 मिला, 3 क्या है? ऑड है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। चलिए A22
इसके पास गया डिलीट और डिलीट, डिलीट कर दिया, एक आ गया, एक जोड़िए, 2 2 4, कोई चेंज नहीं हुआ। जोड़ का जैसे आएगा 2 + 2 4, 4 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, सम संख्या तो क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आपका हो गया कोफैक्टर, माइनर निकालने आ गया, कोफैक्टर निकालने आ गया। अब बात समझ गए ना, काफ़ी यूजफुल चीज़ था, इस चीज़ को आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था। चलिए अगले कंसेप्ट को समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट, प्यारा सा रिजल्ट समझिए। इस रिजल्ट को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है और काफ़ी ज़रूरी है। देखिए यहाँ मान लीजिए डेल्टा बराबर एक डिटर्मिनेंट दिया गया है A11, उसके बाद क्या, तो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये दिया गया है। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए बड़े प्यार से, समझिए यहाँ पे आसानी से। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A11 लेंगे, डिलीट कर देंगे, इस लाइन को डिलीट कर देंगे, ये 4 को बचेगा ना, बचेगा 4 को, तो क्या मिलेगा, A22, क्लियर। और उसके बाद क्या होगा, A23, देखिए कितना बढ़िया समझा रहे हैं आपको, A32, आज तक आप नहीं सीखे होंगे, इस चीज़ को सीख लीजिए, A33। चलिए माइनस होता है ना, प्लस माइनस फिर क्या, प्लस होता है ना, बात ही इसमें कोई डाउट नहीं ना है, बात समझ गए ना बढ़िया से। चलिए A12 क्या हो गया, डिलीट किया तो A21, सीखते चलिए, फिर A31, आइए A23, A33 आ गया ना, फिर प्लस A13 है, A13, डिलीट और डिलीट क्या होगा, A21, A22, A31, A32, ये हो गया। अब सुनिए ध्यान से, मान के चलिए कि इस अवयव, देखिए A11 लिखा हमने, तो क्या हो गया, कोफैक्टर किसका हो गया, A11 का। अच्छा, इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट कर देते, इतना ही ना मिलता, देखिए इतना ही ना मिलता, इतना इतना मिलता कि नहीं मिलता, इतना 4 को, यही ना कोफैक्टर कहलाता। इसका कोफैक्टर कैसे निकालते, डिलीट करते, इतना मिलता है ना, कोफैक्टर कहलाता। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक बात समझते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान के चलिए डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये 2 है। तो अब मान के चलिए निकालना है क्या, आपको निकालना है यहाँ पे A11 कोफैक्टर निकालना है, A11, इसके बारे में चर्चा हो रही है। तो डिलीट करते ऐसे, ये 4 को बचता ना, तो क्या करते, 5 6 8 9 लिखते, इसका डिटर्मिनेंट निकालते, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 9 बचे 45, माइनस क्या होगा, 9 बचे 45, माइनस 8 छक 48, कितना आएगा, -3 आएगा, 48, घटेगा तो क्या आएगा, -3 आएगा ना। तो मतलब कि आप जो समझाना चाह रहे हैं, आपको समझिए उसको, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है, ये क्या है, ये देखिए, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ पे कि A11 तो है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11 कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर। अच्छा देखिए माइनस यहाँ पे है, A12 है ना, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या हम लोग, तो A1 क्या लिखेंगे, सॉरी A12, ठीक है, A12 इसका कोफैक्टर क्या होगा, डिलीट कर देंगे, ये 4 गुना आएगा, 4 को यहाँ पे है। लेकिन देखिए दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, बोलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीट आते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा A12। अच्छा, दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है, ऑड आ रहा है, 2 1 3 विषम आ रहा है, तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस लेके आएगा, ये इसके वैल्यू में क्या होगा, माइनस रहेगा, बताए थे ना हम। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्लस में हो जाएगा, क्लियर। एक माइनस ऑलरेडी था यहाँ पे, माइनस लेके आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, प्लस A13 पर, आई क्या है आपका, ये आपका इसका कोफैक्टर है,
क्लियर। तो यही क्या हो गया, डेल्टा का मान हो गया। मतलब कोई एलिमेंट उसका कोफैक्टर, कोई एलिमेंट उसका कोफैक्टर, कोई एलिमेंट उसका कोफैक्टर, ऐसे करके क्या होगा, आपका आंसर आएगा। इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही अगर और भी देखा जा सकता है, और चूज करते तो क्या मिलता है, जैसे मान के चलिए डेल्टा बराबर A21, तो क्या होता है, इसके कोफैक्टर लेते हैं हम लोग A21, फिर लिखते क्या प्लस A22, तो क्या आता A22 आता, प्लस क्या आता, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, तो A23, तो क्या आता है यहाँ पे इसका कोफैक्टर A23, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, एलिमेंट उसका कोफैक्टर। समझ रहे ना। तो इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, इसके साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग। क्लियर। मतलब हुआ कि डिटर्मिनेंट के मान निकालने के लिए इन दोनों का सेम होना काफ़ी ज़रूरी है। दोनों सेम सेम रहेगा तभी क्या होगा, वैल्यू पुट कंप्यूट हो सकता है। समझ रहे ना। तो आप समझ गए, हमेशा पूछता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछ देगा उस बात को भी आप समझ लीजिए। बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहे हैं आपको, समझते चलिए अच्छा से। चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि देखिए, यूजिंग का मतलब प्रयोग करके होता है। यूजिंग कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स पूछ देगा, कोफैक्टर्स तो आपको फंसना पड़ेगा। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड, हिंदी में लिखाएंगे सेकेंड रो, इवैल्यूएट, इवैल्यूएट डेल्टा बराबर 5 3 8 2 0 1 1 2 3। देखिए कति कह रहा है, कह रहा है यूजिंग, यूजिंग प्रयोग करके कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, सेकेंड रो ये ना है आपका, ये ना सेकेंड रो है, इसके एलिमेंट कौन करें, 2 है, 0 है, 1 है, इसके कोफैक्टर का यूज करके इसका मान बताएं। इवेल्युएट का मतलब मान निकालें। सेकेंड रो दूसरे पंक्ति के अवयवों का प्रयोग करके, अवयवों के क्या बोलते हैं, सहखंड के प्रयोग करके, इस डिटर्मिनेंट में, इस सारणिक में, इस सारणिक में डिटर्मिनेंट में दूसरे रो के, दूसरे पंक्ति के एलिमेंट्स जो हैं इसके कोफैक्टर्स मतलब सहखंड के प्रयोग करके आप इसका मान बताएं। देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। यहाँ देखिए डेल्टा बराबर क्या दिया गया है, 5 3 8 2 0 1 लिखेंगे यहाँ पे, और लास्ट में क्या है 1 2, उसके बाद क्या है 3 है। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, ये क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम, A21 कितना है, A21 2 है, तो इसलिए A21 कोफैक्टर क्या होगा, देखिए डिलीट करेंगे, डिलीट करेंगे, क्या बच गया आपका 3 8 2 3 2 3 3 8 बच गया, 2 3 बच गया, कितना आएगा 3 3 9 माइनस 8 दूना 16, कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा, कितना आ गया, तो -7 आएगा। लेकिन सुनिए अब बात क्या है, यहाँ थोड़ा जगह देते हैं, यहाँ पे क्या आ गया -7 आ गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि इन दोनों का जोगफल कितना है, 2 1 3, 3 क्या है विषम संख्या है, तो लगा देंगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा +7, सिर्फ 7 लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर। क्यों लगाया माइनस, क्योंकि दोनों का जोगफल क्या है विषम है। चलिए अब आइए A22 क्या है 0 है, इसलिए A22 कितना होगा, कितना होगा A22, देखिए तो लिख देंगे यहाँ पे डिलीट, डिलीट डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, क्या गए 5 8 1 3, 5 8 1 3, कितना होगा 3 5 15, 1 8 8, कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 7। दोनों का जोगफल क्या है? सम है, 2 2 4 सम है, कोई चेंज नहीं होगा। ए क्या ए, और क्या लिखेंगे अब? ये क्या है? 2 3, 2 3 कितना है? तो 1 हो जाएगा, इसलिए क्या ए 2 3 कितना हो जाएगा? तो डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट किया, क्या बचा? 5 3 1 2, 5 3 1 2। अभी घबराइए नहीं, बहुत कुछ है इसमें, घबराइए नहीं, इसमें सब कुछ है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सब कुछ क्लियर होने वाला है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं हम। कहीं से क्वेश्चन पूछ देगा, हम बोले थे ना पूरा प्रिपेयर कराएंगे, पूरा करा रहे हैं ना प्रिपेयर, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ते चलिए। यहाँ देखिए, सोल्व कीजिए इसको, दोनों को जोड़िए। 2 3 5 विषम है तो माइनस लगा देंगे, तो 5 दूना 10 माइनस 1 त्रिका 3 कितना आएगा? तब 7 माइनस है तो -7, कितना आ गया? -7 आ गया। इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा? लिख देंगे यहाँ पे A21, इसका जस्ट कोफैक्टर बगल वाला क्या होगा? A21। फिर लिखेंगे प्लस A22, इसका कोफैक्टर क्या होगा? तो A22। उसके बाद क्या होगा? A23, इसका कोफैक्टर क्या होगा? A23। बोले थे ना कि सेम सेम लेकर आएगा ये, तो हो गया। अब बस करना क्या है आपको? चलिए, कितना है? 2 गुने 7 प्लस 0 गुने 7 प्लस 1 गुने -7। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा कितना आपका? तो ये देखिए 14, 0 हो गया, -7 कितना आएगा? 7 आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? यही क्या आ गया आपका आंसर। तो इसमें क्या सीखा हमने कि बोलिएगा सर अपने पहले तरीके से नहीं बना सकते थे? कैसे? इस आराम से क्या करते, इसको बनाने का क्या करते हैं हम लोग? 5 को चूज कर लेते, डिलीट और डिलीट, तो क्या बचता? 0 1 2 3 बचता। फिर लिखते -3, डिलीट और डिलीट, 2 1 1 3 लिख लेते, यहाँ पे 3 लिख लेते। फिर क्या लिखते हैं हम लोग? +8, डिलीट और डिलीट, 2 0 1 2 ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। उसके क्या करते, इसको तोड़ते, तो 5 इंटू 3 0 0 घटाओ, 3 0 0 0 घटाओ, 2 एकम 2, फिर -3, 3 दूना 6 -1 +8 इंटू 2 दूना 4 -0। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये 5 दूना 10 -10 आ जाएगा। ये आ जाएगा 6 दिन 6 3 का 18 -18 और +8 चौका 32। तो कितना आता है ये? तो ये हो गया कितना? ये हो गया -25 -28, कितना हो जाएगा ये? -28 हो जाएगा क्या? 8 चौका 32। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। 5 को लेते, डिलीट करते 0 1 0 1 2 3, ठीक है। 3 को लेते, डिलीट और डिलीट, 2 1 1 3 2 1 1 3, ठीक है। 8 को लेते तो क्या होता? डिलीट और डिलीट, 2 0 2 0 1 2, ठीक है। 3 0 0 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद 1 3 दूना 6 3 दूना 6 -1 एकम 1, ठीक है। चलिए, तो ये कितना होता? सॉरी, यहाँ में गलती हुआ है। 6 एकम 6 -1 5 आएगा, 5। तो ये होता 25, 25 + 32 कितना आएगा? 7 आएगा। तो सर ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ही तो किया जाता है ना, जनरली ऐसे किया जाता है, और ऐसे बिल्कुल सही है। बट बात यह है कि क्वेश्चन में जो कह रहे हैं उसका आंसर करेंगे ना, कि दूसरे कह रहे क्या, अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, कि दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर का यूज करके मान निकालना था। ऐसा देगा तो ऐसा ही बनाएंगे हम लोग, समझ गए ना? चलिए, अब हम लोग अगले बात को समझते हैं अगले कंसेप्ट के साथ। अब यहाँ पे आइए, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें हम सिर्फ 5 प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ 5 बताएंगे आपको। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, मतलब हिंदी हुआ
सारणी का गुण, ये प्रॉपर्टी हुआ। यहाँ देखिए इस प्रॉपर्टी का क्या है बात, उसको समझते हैं। देखिए अब इस चीज़ को आप थोड़ा सा हम मतलब कि 5 नहीं ज़्यादा ही बता सकते हैं। इसको थोड़ा समझने के लिए आपको कष्ट करना क्या है कि आप थोड़ा सा कॉपी वाले नोट्स को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं, हम इसको हिंदी में समझा रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर देंगे तो आपके लिए काफ़ी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए, अच्छा से हम नोट किए हुए हैं, उसको समझाते हैं आपको बढ़िया से। चलिए यहाँ दिख रहा होगा आपको, पेज आपके सामने आ गया, एक एक करके हम समझा दे रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में, ठीक है ना, और उसके बाद तो आप आराम से सब कुछ नोट कर सकते। देखिए क्या है, इसका हिंदी भी समझाएंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। मतलब कह रहा है कि डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, रिमेन अनचेंज्ड। डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, नहीं बदलता है। डिटर्मिनेंट का मान नहीं बदलता है। सुनिए आगे और बड़ा कर दे क्या, चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा नहीं दिखाई देगा ना, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। यहाँ देखिए, चलिए इसी पर ठीक है। यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। डिटर्मिनेंट का मान अनचेंज होता है। अनचेंज का मतलब क्या हुआ, अनचेंज का मतलब हुआ कि अपरिवर्तित होता है, उसका मान नहीं बदलता है। समझ रहे ना, कब, व्हेन इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, जब उसके रो और कॉलम आपस में बदल दिए जाते हैं तब। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, हमने क्या किया है, ये फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो है, हम क्या किए हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो है ना, क्या किए हैं, इसको आराम से चेंज कर दिए हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। कोई क्या होता है, कोई आपका वैल्यू उसका चेंज नहीं होता है। ये क्वेश्चन आपको दिए, इसका नहीं कोई मतलब है, फिर सिर्फ समझिए क्या होता है प्रॉपर्टी, उसको ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, समझ रहे ना बात को बढ़िया से, आपको उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, इसलिए देखिए बढ़िया से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा देखिए, इफ़ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन बनवाने के लिए, ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड इट टेक्स ए नेगेटिव साइन। मतलब क्या होगा, देखिए फर्स्ट रो हुआ सेकेंड रो हुआ, इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, तो क्या होगा, सेम वैल्यू सेम होगा, लेकिन क्या हो गया, सिर्फ माइनस लग जाएगा। या इस लाइन को यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, तब क्या होगा, माइनस लग जाएगा। मतलब 2 गो पंक्ति चाहे 2 गो स्तंभ आपस में अदला बदली करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, मान जो होगा सेम रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल और प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। मतलब कह रहे क्या, देखिए इसमें देखिए ए बी सी, ये लाइन फर्स्ट रो सेकेंड रो आपस में सेम है कि नहीं है, आंसर क्या होगा, 0 होगा। जब 2 गो रो चाहे 2 गो कॉलम बराबर होगा तो आंसर कितना होगा, 0 होगा। याद रखिएगा। कैसे मानने बाती मत मानिए। देखिए यहाँ पे जैसे मान के चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसका वैल्यू आंख बन के बोलिए 0 होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे ना, एक बात ये होगा। चलिए दूसरा देखिए, समझते चलिए बढ़िया से। अगला कह रहा है क्या, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज, एक और चीज़ में है, सुनिए सॉरी, देखिए इसमें देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 त्रिका 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 त्रिका 3, समझ रहे ना। 4 उसके बाद देखिए कोई नहीं बन रहा है ना, 1 सेकंड, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 दूना 2, ये 2 होना चाहिए, थोड़ा सा क्या होगा, मिस्टेक होता है वो 2 होगा। चलिए इसमें क्या देखा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 दूना 2, मतलब ये इसके जो एलिमेंट हैं फर्स्ट कॉलम के और सेकंड कॉलम के एलिमेंट हैं आपस में क्या है, समान अनुपात में है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 1 दूना 2, डबल है कि नहीं है, तो तब क्या होगा, आंसर 0 होगा। तो समान अनुपात में आंसर क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0।
किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक क्या हो जाए, किसी एक रो या कॉलम के पूरा का पूरा अवयव जीरो हो जाए तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ गए ना, इतना बात समझ गए। इतना बात समझ गए तो एक और हम समझा रहे हैं, क्या उसको समझ जाइए। अब फिर क्या होगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। कुछ देखिए प्रॉपर्टीज यहाँ भी बहुत सारा है, यहाँ भी बहुत सारा, देख रहे हैं प्रॉपर्टी बहुत सारा है, लेकिन जिसका यूज है उसी को बताएंगे ना हम। चलिए यहाँ देखिए क्या है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बात को। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी था कि देखिए अगर यहाँ पे क्या है दिया गया है, डेल्टा बराबर, उसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको भी ले लीजिएगा। 6 नंबर प्रॉपर्टी, 5 तो हो ही गया था उधर। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि देखिए 2 4 6 है ना, उसके बाद यहाँ पे 6, उसके यहाँ लिखते हैं 2 4 6, यहाँ लिखा 8 12 9 18। देखिए अगर हम चाहते हैं कमन करना तो 2 कमन कर सकते हैं पूरा में से। तो पूरा में से कमन करने का मतलब हुआ कि किसी एक रो में से 2 कमन कर लेंगे। अगर 2 कमन करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इस लाइन से हम 2 कमन कर रहे हैं तो क्या बचेगा, 1 2 3 है ना। उसके बाद बाकी सब सेम टू सेम आ जाएगा, 6 12 18। मान लीजिए हम चाहते थे कि नहीं, हम चाहते थे कि ऐसा हो कि हम क्या करें, 3 कमन करें इसमें से। 3 कहीं से 3 सोच रहे हैं निकालने के लिए। 3 किस में से निकलेगा, 3 निकलेगा, या तो इस लाइन में से निकल सकता है 3, या इसमें से निकलेगा। चलिए हम इसमें से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 4 6, बाकी सब सेम रहेगा, 4 8 9 भी सेम रहेगा। 3 निकालिए इसमें से तो 3 निकल गए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 4 और 6 ऐसे हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोगों को 2 से अगर गुना करना है, 1 2 3 5 6 7 1 3 4, तो हम लोग किसी एक में, या तो इसमें या तो इसमें या तो इसमें, इस रो में दूसरे में, इसमें मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इसमें, या फर्स्ट सेकंड थर्ड इस कॉलम में गुना कर सकते हैं। तो एक ही जगह गुना हो सकता है। बात समझ रहे ना, मतलब चाहे तो सिर्फ 2 2 दूना 4 2 3 6 5 6 और 7 1 3 4, ये आंसर हो गया। सिर्फ एक लाइन में गुना कर दें, किसी एक में गुना कर सकते हैं। तो सब बात समझ गए ना। तो ये रहा तरीका, मतलब स्पष्ट कह सकते हैं हम लोग। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए कि a बराबर aij m बाई m, चाहे n बाई n लिखिए, ज़्यादा पॉपुलर क्या है, n बाई n नहीं, m बाई n पॉपुलर है। n बाई n दिया गया है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, k से गुना करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दिया गया है आपको, ठीक है ना, ये आपके पास अवेलेबल है। और आप k से गुना के डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, k लिख देंगे, उसका पावर n कर देंगे, डिटर्मिनेंट a कर देंगे। बस यही बात हुआ, यही लॉजिक याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ना। कहेगा यहाँ पे एग्जाम्पल एक कि a एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, ठीक है ना, इसलिए 2a का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a, और 2 का पावर कितना 3 है, तो 8 डिटर्मिनेंट a हो जाएगा। समझ गए ना, एक भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटने वाला है, बहुत मजा आएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो ये रहा लॉजिक, प्रॉपर्टी समझ में आ गया। आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि प्रूव दैट x प्लस a y प्लस b z प्लस c, यहाँ दिया गया है a b c x y z है ना, इज इक्वल टू 0। और क्या लिखेगा, यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि गुणों का यूज करके, प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसको 0 के इक्वल प्रूफ कीजिए। एक समझाते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क करेंगे
उसे जाकर बनाइएगा आप लोग। देखिए कैसे सोल्यूशन किया जाता है। सबसे पहले लिखते हैं लेट डेल्टा बराबर x प्लस ए एक्स, उसके बाद y प्लस बी वाई, z प्लस सी जेड। ये आपका हो गया, समझ गए ना? ये आपका हो गया ही क्लियर। अब सुनिए बड़े अच्छा से। देखिए एक बात समझना काफ़ी ज़रूरी होता है कभी कभी, क्योंकि जितना नहीं समझेंगे बात को उतना ही दिक्कत होगी। आप एक पढ़े होंगे, मैट्रिक्स में आपको पढ़ाया गया होगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंटरी ऑपरेशन, प्रारंभिक संक्रिया, है ना? ये पढ़ाया गया होगा आपका। इसमें देखिए ऐसे ही क्या होता है, इसको डिटर्मिनेंट में यूज करने पर, देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में यूज करने पर, अगर यूज करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो क्या होता है, वैल्यू जो होता है वो नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता है। सुनिए, डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर यूज कर रहे हैं कुछ करके हम लोग, तो वो क्या होता है, वैल्यू उसका नहीं बदलता है। चलिए यहाँ पे लाना है जीरो, हमको लिखेंगे अप्लाइंग APLYNG, अप्लाइंग माने अनुप्रयोग करने पर। अप्लाइंग देखिए ये आपका C1 है, C1 लिख रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा इसमें से चाहे हम तो A से A कट जाएगा, B से B, C से C, या इसमें से भी घटा सकते हैं तो कोई, तो अप्लाइंग C1 माइनस C2, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर, घटाएंगे तो क्या होगा, x बचेगा सिर्फ x y z, A से कट गया, B से B, C से कट गया, बात समझ गए ना? अब क्या बचेगा, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो लिखेंगे A B C x y z। और यहाँ पे क्या है कि देखिए C1 और C3 पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में क्या है, इक्वल है, तो इक्वल है तो वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर जीरो, क्यों, चूँकि C1 एंड C2 नहीं ना, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, मतलब समान है, समान। जब समान रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा तो क्या होगा, आंसर आपका जीरो आएगा, समझ गए ना? अच्छा इसी तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको हैं। NCERT जो बुक आपके पास है, NCERT किताब जो है, उसमें जाकर 4.2 है ना, आपसे रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम एक बार उसमें से 1 से लेकर 4 तक, और फिर क्या तो 8 से लेकर 13 तक जाकर पूरा बना, 14 तक लिख रहे हैं, 14 तक पूरा जाकर बना जाइएगा। उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल कर दिए हैं हम, उसको सोल्व कर दिए हैं, तो वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, कम से कम बना लिए तो बड़ी बढ़िया बात है, क्योंकि इससे हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए बोलते हैं क्लास को हमेशा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको काफ़ी अच्छा लगे और बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सोल्व हो जाए। तो ये मिल गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या है, यहाँ पे समझते हैं बात को अच्छा से। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ बस देखते चलना है आपको। एक ट्रायंगल हो गया क्या, A B C, A का क्या है कोऑर्डिनेट x1 y1, B का क्या है x2
y2 x3 y3, है ना। अब सुनिए, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या होता है, 1/2, देखिए x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ऐसे क्या होता है, फॉर्मूला हो जाता है। अब सुनिए, यहाँ पे एक बात समझने वाली बात क्या है, यहाँ देखिए, तुरंत लिख देते हैं हम यहाँ पे कि देखिए ये तो डिटर्मिनेंट हो गया। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट का मान जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन क्या करना है आपको, दोनों को कर देना है कि यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि आप कर रहे हैं किसकी बात, एरिया की। एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एरिया हमेशा क्या होता है, प्लस में रहता है। देखिए दूसरी बात ये है कि इफ एरिया निकालते समय क्या होता है, लिखेंगे यहाँ पे, ऐसे लिखेंगे अच्छा से, क्या कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कुलिनियर। कुलिनियर का हिंदी क्या होता है, पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में होगा। पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कुलिनियर, बिंदु ए बी सी संरेख होते हैं। संरेख क्या होता है, हिंदी संरेख होता है। बिंदु ए बी सी संरेख होते हैं यदि क्या हो जाए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो, 0 होगा, तो क्या होगा, बिंदु संरेख होंगे। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से एरिया, यहाँ देखिए, कौन ट्रायंगल हुज vertices आर, करे कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें, हुज vertices आर, जिसके शीर्ष पता है। शीर्ष क्या क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिनका शीर्ष दिया गया है। क्या है शीर्ष, देखिए यहाँ पे शीर्ष दिया गया है 0 0, फिर 6 0 एंड 4 3, ये शीर्ष दिया गया है। एरिया क्या होगा, सो सिंपल। देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। देखिए कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, लेट वर्टिसेज आर, माना कि शीर्ष कौन कौन है, वर्टिसेज आर, ए लिख लीजिए 0 0, बी में 6 0 एंड सी में 4 3। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, है ना, 1/2, लिखेंगे 0 0 6 0 4 3, लिख देंगे इतना, उसके बाद 1 1 1। क्लियर, इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, 1/2। देखिए सोल्व कर लीजिए, इस लाइन को चूज करेंगे हम। देखिए इस लाइन को चूज कर रहे हैं, 0 को चूज किया, डिलीट डिलीट, तो 0 से गुना करना पड़ेगा ना। देखिए आप समझिए बात को, चूज कर रहे हैं तो 0, देखिए डिलीट किया ही 4 को बच गया, तो 1 गुने 0 कुछ भी आएगा, 0 है 0 आएगा, -0, सिर्फ 1 से बात बनेगी, 1 डिलीट किया तो 6 त्रिका 18 घटाओ 0 18 आएगा। तो तोड़ने पर कितना आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ जा रहा है आपको, सिर्फ 18 आएगा, 18/2 9, तो 9 स्क्वायर यूनिट। अब इसको हम नहीं बताएंगे कैसे तोड़ा जाएगा, इसको तोड़ लीजिए ना आप, 18 आना ही आना है, ठीक है ना। 18 स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे। तो आई होप आप समझ गए पूरी बात को, एरिया निकालने आ जाएगा ना। चलिए तो इस तरह से आप लोग 4.3 में जाकर कुछ क्वेश्चन बनाइएगा, 4.3 में जाकर, है ना, पहला क्वेश्चन बना जाइएगा। बात क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंसेप्ट है यहाँ पे। अब लिखना है हम लोगों को क्या चीज़, तो लिखना है यहाँ पे
एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अवयव का सखंडज, अवयव का सखंडज। हिंदी वाले खुश हो गए होंगे, हिंदी आज लिखा रहे हैं। चलिए, देखिए करना कुछ नहीं है, उसको समझने का प्रयास करना है और यहाँ से हम टेक्निकली समझा दे रहे हैं ताकि आपको समय लॉस ना हो आपका। देखिए एक मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पे, लेट ए बराबर A11 A12, 2/2 कहीं लेते हैं, चलिए 3/3 का भी फर्क नहीं पड़ता है। A31 कंसेप्ट समझिए, सॉरी 21 A22 A23, क्लियर, A31 A32 A33, चलिए ये आपका हो गया। क्या ले लिया हमने, एक मैट्रिक्स ले लिया। इसे थोड़ा मोड़ देंगे। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा। आपको करना क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर निकालने हैं, संगत कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर क्या होगा A11, इसका क्या होगा A12, इसका क्या होगा A13, इसका क्या होगा A21, इसका क्या होगा A22, इसका क्या होगा A23, इसका क्या होगा A31, इसका क्या होगा A32, इसका क्या होगा A33, ऐसे ऐसे, क्लियर। और ट्रांसपोज करते हैं उसका। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है कि जो है ना ये उसको ऐसे कर देना, रो को बदल देना कॉलम में। तो A11 A12 A13 इसको कर दीजिए ऐसे, A21 A22 A23 इसको कर दीजिए ऐसे, A31 A32 A33, हो गया ना। ऐसे हम लोग कर लेंगे इसे, क्लियर। अब बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल से कह रहे कि इफ ए बराबर 1 2 3 4 ये दिया गया है ना, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कोई मैट्रिक्स है तो उसके एडजॉइंट को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे। देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा इसका, समझिए बढ़िया से। यहाँ पे सॉल्यूशन, ए बराबर क्या है 1 2 3 4 ये है ना, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे, क्लियर बात हो गया। अब यहाँ आइए, इसलिए A11 A12 निकाल लेंगे, A13 निकाल लेंगे और A13 नहीं है ना, A21 निकालेंगे, A11 A12 A21 A22, क्लियर। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इसके पास गए डिलीट और डिलीट 4 आ गया, चलिए इसके पास आ रहे हैं 2 के पास डिलीट और डिलीट 3 आ गया, लेकिन दोनों को जोड़ा हमने तो देखा 3 है, विषम है, माइनस लगा देंगे। A21 इसके पास है डिलीट और डिलीट, इसके पास गए हैं ना तो डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसके पास है तो क्या डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, दोनों को जोड़ा हमने, क्या आ गया -3 आ गया, ये 2 + 1 क्या आ गया 3 आ गया, 3 क्या विषम है तो माइनस लग जाएगा। इसके पास है डिलीट और डिलीट 1 आया 1, दोनों का जो फल सम है कोई चेंज नहीं होगा, कोई फैक्टर निकल गया, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा 4 -3 -2 1, ये हो गया। ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या होगा 4
-3 -2 1, ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अच्छा, एडजॉइंट पर कुछ कंसेप्ट है, उसको समझिए बढ़िया से, जो ऑब्जेक्टिव में हेल्प करेगा आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़रूरी होती हैं बनाना। चलिए यहाँ देखिए एग्जाम्पल, सॉरी नोट में, यहाँ पे नोट क्या है, नोट जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। चलिए पहला है यहाँ पे कि एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए इंटू एडजॉइंट इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। जिस मतलब सिर्फ आई भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आई लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। आई का मतलब क्या, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। मतलब कि जिस ऑर्डर का ए है उसी ऑर्डर का आई भी होना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए दूसरा कहता है कि अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बी की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की बात हो जाती है। पूछता है, इसलिए आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत ही वीवीआई चीज़ है कि ए बराबर ए आई जे, है ना, एन बाई एन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के n-1 कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख के n-1 कर लेते हैं हम लोग। बात आप समझ रहे ना। एग्जाम्पल लेते हैं इस पर बढ़िया से। कह रहा है कि इफ ए बराबर ए आई जे 3/3, तो 3/3 ऑर्डर का हो गया, इसलिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3-1 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो गया। चलिए आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ जीरो मैट्रिक्स का एडजॉइंट जीरो होता है, और फिफ्थ आ गया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का मान, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज का मान का एडजॉइंट ए ऑफ ट्रांसपोज होता है। और छठा कहता है एडजॉइंट ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान आई के बराबर होता है। एडजॉइंट से रिलेटेड चीज़ें क्या होगा आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आपसे बन जाएगा, मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पूछता है ये बात, अवयव का प्रतिलोम, व्युत्क्रम, अवयव का व्युत्क्रम, चाहे प्रतिलोम भी लिखा रहेगा, चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो। यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है समझने का प्रयास करते हैं कि ए एंड बी, सुनिए क्या है, डिफिनेशन कैसे लिखाते हैं। ए एंड बी टू क्या है, टू स्क्वायर मैट्रिसेज है, स्क्वायर मैट्रिसेज, दो वर्ग अवयव हैं ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, क्या, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं समान क्रम के, समान कोटि के, ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 का होगा, है ना। एंड ए बी का मान बी ए के मान के साथ साथ आई के बराबर है,
अगर ऐसा है देन तब बी का इन्वर्स क्या होगा, ए होगा, एंड ए का इन्वर्स क्या होगा, बी होगा। ऐसा है तो बी का इन्वर्स ए और ए का इन्वर्स क्या होता है, बी होता है। अब सुन लीजिए बात को बढ़िया से। ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि नीचे आ गया तो क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। बात समझ गए ना। अब इस फार्मूला का यूज कैसे करते हैं हम लोग, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा जाए। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे क्या कि फाइंड, क्वेश्चन लिखा है फाइंड ए इनवर्स इफ ए बराबर 1 2 3 4। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे ए बराबर कितना है 1 2 3 4। एक बार समझ लीजिए ये दिया गया है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, तो 1 2 3 4 कितना होगा, 4 एकम 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होता है, -2 के बराबर आता है, जो 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पे चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स का अस्तित्व है, लिख लीजिएगा। नाउ अब तरीका समझिए, अब निकालेंगे A11, इसके पास गए डिलीट डिलीट 4 आ जाएगा। A12 निकालेंगे क्या आएगा, यहाँ नहीं दिखेगा आपको, इसलिए आगे चलते हैं। चलिए नीचे ही चलेंगे तो क्या हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा, इसके पास गए डिलीट डिलीट 3 आएगा, दोनों का जोगफल सम विषम है तो माइनस लगा के। A21 कितना होगा, इसके पास गए डिलीट डिलीट 2, दोनों का जोगफल विषम है तो माइनस लगा देंगे। एंड A22 इसके पास गया डिलीट डिलीट 1। बात समझ गए ना। अब लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट निकाले, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो लिखेंगे 4, उसके बाद -3 -2 1 का ट्रांसपोज कर देंगे, और क्या हो जाएगा ये 4 -3 -2 1 ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा ना ये। बात समझ गए ना। चलिए इसलिए ए इन्वर्स क्या होगा, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये ना फार्मूला होता है। तो अब ये फार्मूला होता है, सुनिए, तो अब इधर तो मिटा सकते हैं हम थोड़ा सा, चाहे यहीं लिख देते हैं। इसलिए ए इन्वर्स का मान क्या होगा 1 बाई -2, एडजॉइंट ऑफ ए कितना लाए हैं 4 -2 -3 1, और यहीं क्या हो गया आपका, यहीं आपका फाइनल आंसर हो गया। तो समझ गए ना बढ़िया से बात को। तो इन्वर्स निकालने आपको आ जाएगा, क्लियर। इन्वर्स अभी कुछ बातें हैं उसको नोट करा देते हैं, फिर क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। अच्छा से बात को समझने का प्रयास करते हैं तो सब कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं। नोट जो है ना काफ़ी काबिल तारीफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। देखिए इन्वर्स के साथ क्या खेल है, इन्वर्स का कंसेप्ट जो है, इन्वर्स का चीज़ें जो है आपको काफ़ी यूज में आएंगे और आपको मतलब कि हेल्प करेंगे। चलिए लिखेंगे नोट में, पहला ए इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो ए आएगा। दूसरा ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरा ए बी का इन्वर्स बराबर क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। चौथा यहाँ पे ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, क्लियर। बात समझ गए ना। और पांचवा ए इन्वर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इन्वर्स के बराबर होता है। तो ये 5 चीज़ें आपको काफ़ी समझ में आ गई होगी।
ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो उस टॉपिक को यहाँ पे हम ड्रॉप कर दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जो पढ़ा देंगे आपको सब कुछ कन्फ्यूजन में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जो है ना उसको हम यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई और उसमें कम से कम आधा घंटा टाइम लग जाएगा। तो फिर यहाँ पे आप जितना पढ़ाएं आपको हम उसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए और अभी जाके सर्च कीजिए ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनांट ऑब्जेक्टिव बाई आर.के. सिंह, सर्च कर लीजिएगा और जाके उसे देख लीजिएगा बढ़िया से, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।